हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक शेयर करूंगी, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिमांड, देन लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देन रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। और ये जो क्लास की पीडीएफ होगी, जो भी व्हाइट बोर्ड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये सारा मैं आपके साथ एक पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उस पर शेयर करूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और लिंक उस पीडीएफ का आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिमांड? देखिए, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम अपने डेली लाइफ के साथ इसको एसोसिएट करेंगे। जब हम डेली लाइफ के अंदर मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर जाएंगे, लेट से हमें कोई बैग पसंद आ गया। जब हमें मार्केट में जाने के बाद वो बैग पसंद आया तो हम लोगों के मन में आया, काश ये बैग मेरे पास आता। तो वो जो काश आया आपके मन में, दैट इज द डिजायर टू हैव दैट पर्टिकुलर बैग। अब आपके पास मन में ये तो आया कि मेरे पास वो बैग होता, लेकिन आपको बैग अगर परचेज करना है तो उसके लिए आप शॉपकीपर के पास गए, आपने पूछा कि क्या प्राइस है इस बैग का। शॉपकीपर ने बोला इस बैग का प्राइस क्या है, 5000 रुपीज इस बैग का प्राइस है। अब ये बैग जो 5000 रुपए का है, इसका मतलब आपको उसको खरीदने के लिए पॉकेट में 5000 रुपए चाहिए। तो डिजायर के साथ साथ हमें क्या चाहिए, वी नीड द एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड के बारे में बात करते हैं, हम इन्हीं दो चीजों के बारे में बात करते हैं। डिमांड मीन्स द डिजायर प्लस द एबिलिटी टू पे, या जिसको हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर। अगर मैं बोलती आपको कि आपको ये बैग आपके आपके पास डिजायर तो है टू हैव दिस पर्टिकुलर बैग, लेकिन अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है टू परचेज दिस पर्टिकुलर बैग, क्या ये डिमांड होती? तो आंसर इज नो। दिस कांट बी द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, बिकॉज डिमांड के लिए हमें दो पर्टिकुलर चीजें चाहिए। नंबर वन इज द डिजायर टू हैव दिस बैग, एंड नंबर टू इज द एबिलिटी टू पे, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि डिमांड क्या है, डिमांड से आप क्या समझते हैं? डिमांड इन इकोनॉमिक्स implies both the desire to purchase as well as the ability to pay. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। एक और डेफिनेशन है डिमांड की, वो मैं आपको भी बताऊंगी जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, टेबल पे आएंगे, उस समय हम सेकेंड डेफिनेशन को कवर करेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि डिमांड का मतलब क्या है। बाय डिमांड वी मीन्स, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो यहां से तो आपको समझ आ ही जाएगा। बाय डिमांड वी मीन बोथ द डिजायर टू परचेज एज वेल एज द एबिलिटी टू पे। इसका मतलब अगर हम मार्केट में डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिमांड किन फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस है, कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इस बैग को परचेज करना था, तो मेरे मेरे लिए इस बैग के लिए मैं डिमांड क्रिएट कर रही हूँ। ध्यान से समझना, इस बैग की मैंने डिमांड क्रिएट की। इसका मतलब मेरे पॉकेट में 5000 रुपए थे, तो मैं इस बैग को ले सकती हूँ। फॉर मी, अब डिमांड क्रिएट हो चुकी है मार्केट में, लेकिन समहाउ मेरी पॉकेट में तो 5000 रुपए हैं, लेकिन समहाउ प्राइस ऑफ द बैग 5000 की जगह 7000 रुपए है। तो आप मुझे बताइए इस समय क्या ये डिमांड होगी? द आंसर इज नो। डिमांड के लिए क्या होना चाहिए, डिमांड के लिए डिजायर भी होता है, एबिलिटी टू पे भी है। लेकिन जैसे ही प्राइस ऑफ द बैग 5000 की जगह 6000 हो गया या 7000 हो गया, तो उस समय मेरी पॉकेट ने अलाउ नहीं किया। तो उस समय मेरे लिए यहाँ पे सेकंड फैक्टर तो काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब डिमांड, मैं डिमांड क्रिएट कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड को, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। आप लोगों को सारे फैक्टर्स पता है। हम डेली लाइफ में जब भी डिमांड के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो वी नो कि प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ द बैग बढ़ता तो मेरी जो पॉकेट में पैसा है वो तो कम है, तो अब मेरी एबिलिटी टू पे या परचेजिंग पावर फॉल कर जाती, और मेरी परचेजिंग पावर ही मुझे अलाउ नहीं करती टू हैव दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ बैग।
तो मैं अल्टीमेटली उस बैग को परचेज नहीं कर पाती। तो फर्स्ट फैक्टर जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला वी टॉक अबाउट द परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर, मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, वो कहाँ से डिसाइड हो रहा है कि मेरी इनकम कैसी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पॉकेट मनी आ रही है, पॉकेट मनी इज योर इनकम। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो सैलरी आ रही है दैट इज योर इनकम। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, वो आपकी इनकम है। इसका मतलब आप कितना कमा रहे हैं वो आपकी परचेजिंग पावर को डिसाइड कर रहा है, और वही परचेजिंग पावर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। ये तो हम लोगों ने दो फैक्टर्स के बारे में बात की बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी। परचेजिंग पावर को दोनों चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, नंबर वन इज द प्राइस एंड नंबर टू इज द इनकम। आप उस तरीके से मैं आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नंबर थ्री, हम वापस से डिमांड की डेफिनेशन पे आते हैं। जब आप डिमांड की डेफिनेशन पे आए, तो हम लोगों को परचेजिंग पावर के साथ साथ क्या दिख रहा है, परचेजिंग पावर के साथ साथ हमें दिख रहा है इट इज द डिजायर। तो आप लोग उस प्रोडक्ट की डिजायर क्यों करते हो, बिकॉज वो आपकी लाइकिंग का प्रोडक्ट है। ठीक है, आप कोई ड्रेस लेने गए मार्केट में, आप वो ड्रेस कब लेते हो, जब वो ड्रेस आपकी टेस्ट की होती है। इसका मतलब हम टेस्ट के बारे में भी बात करते हैं। तो थर्ड फैक्टर जो आपकी डिमांड को डिसाइड करेगा, दैट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नंबर फोर, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो भी, लेट से हम लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करें, तो हम लोग अगर मिंत्रा से शॉप कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं एक ड्रेस जो आपको फेसबुक में भी दिख रही है, इंस्टाग्राम में भी दिख रही है, आपकी डिजायर होती जाती है कि मैं ये ड्रेस परचेज कर लूं। आप उस प्रोडक्ट की डिमांड करने वाले हैं। क्यों डिमांड करते हैं आप, और वही सेम ड्रेस हो सकता है आपको कहीं और भी मिले, लेकिन उस पर्टिकुलर पीस को ही आप डिमांड करने वाले हैं, बिकॉज बार बार थ्रू एडवर्टाइजमेंट आपको वो चीज दिखाई जा रही है। ठीक है, तो थ्रू एडवर्टीजमेंट क्या हो रहा है, बार बार आपको वो चीज दिख रही है, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या कहते हैं, इट्स द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जितना कंपनी जिस चीज पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करती है, आप लोग उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करना चाहते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट इज द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉमोडिटी। अब यहाँ पे चार पॉइंट्स में तो आई होप आपको क्लैरिटी है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। ये पॉइंट अभी मैंने आपके साथ कवर नहीं किया था, रिलेटेड कॉमोडिटी वाला पॉइंट मैं भी आपको समझाऊंगी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटीज। जब हम रिलेटेड कॉमोडिटीज के बारे में बात करते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट द टू कॉमोडिटीज। नंबर वन इज द सब्स्टिट्यूट एंड नंबर टू इज द कॉम्प्लीमेंट। Number one is the substitute goods and number two is the complementary. हम ये टर्म्स जो हैं ये अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। बहुत बार यूज कहाँ पे करते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करें, तो हम लोगों को बहुत कॉमन एग्जांपल जो सुनने को मिलती है, दैट इज द टी एंड कॉफी। हम लोग टी और कॉफी, आप लोग मॉल के अंदर गए किसी, आपने देखा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मैं लेने तो चाय गई थी, लेकिन मैंने देखा कि कॉफी के वहां पे ऑफर लगा हुआ है, बाय वन गेट वन। तो अब मेरी ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा कॉफी को लाइक नहीं करती, बट डिसलाइक भी नहीं करती, अगर मुझे सस्ते में कॉफी मिलती है तो मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिकॉज लेने में चाय गई थी लेकिन मैं लेकर के आई, मैं कॉफी लेकर आई। क्यों, बिकॉज मैंने देखा वहां जाके कि कॉफी के पैक के अंदर बाय वन गेट वन का ऑफर लगा है। तो यहाँ पे बिकॉज सब्स्टिट्यूट जो उसका ऑल्टरनेट प्रोडक्ट था वो मुझे सस्ता मिल रहा है, दैट्स वाई मैं जाकर वहां जाकर उसकी जगह पे वो प्रोडक्ट लेकर आई।
ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ द टी पे कोई भी चेंज नहीं आया या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो एकदम से सिर्फ डायरेक्टली टी को इम्पैक्ट कर रहा था। फैक्टर क्या है? इट्स द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ टी, कॉफी के कम होने की वजह से मैं चाय को लेकर आई। ठीक है। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड नोटबुक। अगर बटर का प्राइस कम हो जाए, बटर का प्राइस कम हो जाए तो पीपल आर स्टार्टिंग कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ब्रेड। क्यों? बिकॉज बटर को खाने के लिए आपको क्या चाहिए? बटर को खाने के लिए यू नीड ब्रेड। तो आप लोग क्या करेंगे? आपने देखा बटर का प्राइस कम हुआ और अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप ब्रेड को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड कम हो जाए तो प्राइस तो सॉरी डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल करेगा तो प्राइस ऑफ द गुड, लेट से हम एक्स गुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्राइस ऑफ एक्स गुड, वो सॉरी क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड क्या होने वाला है? राइज करने वाला है। लाइकवाइज जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पे बात कर रहे हैं, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल कर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड क्या होगी? राइज करेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे जब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे, तो उस समय ये वाला पॉइंट मैं आपको वापिस से बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए फर्स्ट क्लास है, अभी के लिए आप ये याद रखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक की जगह पे दूसरा कंज्यूम करते हैं, जैसे चाय की जगह कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड नोटबुक। अब अपने सराउंडिंग्स में भी आप देखिए कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जांपल लग रही है और क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल दिख रही है, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। क्लियर? तो डिमांड आपको आई होप क्लियर हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्लियर हुए। अब हम आएंगे लॉ ऑफ डिमांड में। तो फर्स्ट चीज क्लियर हुई, डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है एक बहुत कॉमन लॉ है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। आप लोग अक्सर सुनते होंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स। यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है ये आप अपने कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करिए कि क्या है ये रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट इज एन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड। हम यहाँ पे ना ही सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करते हैं ना ही हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करते हैं। हम प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हमें डिमांड करनी है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड, बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड and the quantity demanded, and the quantity demanded। अब कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये समझते हैं। अगर मुझे बताइए समहाउ मार्केट के अंदर आप गए, सेल लगी, सेल लगी मतलब सेल के टाइम पे क्या हो रहा है? प्राइसेस आर फॉलिंग इन द इकोनॉमी। अगर मार्केट के अंदर हम गए और हमने देखा कि मार्केट के अंदर सेल है तो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि प्राइसेस आर फॉलिंग इन द इकोनॉमी। जब मार्केट के अंदर प्राइसेस आर फॉलिंग तो उस समय हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राइसेस फॉलिंग के टाइम हम लोग जाकर ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हमने ड्रेस लेनी थी एक, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि प्राइस ड्रॉप है इस टाइम पे तो हम एक की जगह 3 ड्रेसेस लेकर आ गए। तो प्राइस फॉल किया लेकिन हम लोगों ने एक की जगह 3 ड्रेसेस लाई, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड हम ज्यादा कर रहे हैं इस समय। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए तो इन्फ्लेशन के होने से क्या होता है? प्राइसेस आर राइजिंग इन द इकोनॉमी। जब प्राइस राइज होता है तो उस समय हमारी पॉकेट्स हमें अलाउ नहीं करती टू हैव मोर प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे? हमने लेनी तो मार्केट में जाकर 2 ड्रेसेस थी बट इंस्टेड ऑफ 2 ड्रेसेस हम एक ड्रेस लेकर आए। तो क्वांटिटी डिमांडेड इस समय क्या होता है? फॉल करता है। आप लोगों को ये पता है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक और नहीं है, हम लोग डे टू डे लाइफ में अपनी ये चीज प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग ये चीज देखते हैं। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे कि प्राइस फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है, और यहाँ पे प्राइस राइज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है। इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमें कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है?
हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के टाइम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड के टाइम हम बोलते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? आई एम राइटिंग इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक इंक्रीज करेगा तो बाकी क्या करेगा? दूसरा क्या करेगा? दूसरा फॉल करेगा। और अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड में हम एक चीज एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या कर रहे हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं क्यों बोल रही हूँ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट? लेट से आपकी इनकम बढ़ गई। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इन द सेकेंड केस प्राइसेस जो मर्जी हो, मैं दो ड्रेसेस लेने गई थी, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं दो ही ड्रेसेस लेकर आऊंगी ना। मेरे ऊपर प्राइस का इम्पैक्ट क्या हुआ? मेरी इनकम इनकम उसका निगेट कर लेती। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला? ना ही मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, ना ही प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस पे कोई ऑल्टरेशन आनी चाहिए, ना ही कंपनीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे चेंज कर रही है, एंड सो ऑन। मतलब जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं वो सारे क्या रहने वाले हैं? सारी चीजें कांस्टेंट रहने वाली है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की इनकम वाले पॉइंट से। आई होप आपको समझ आया। अब यहाँ पे जब हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए जब भी हमें एग्जाम में भी लिखना होता है तो हम लोग एक टेबुलर फॉर्म से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हियर वी हैव द प्राइस, हियर वी हैव द क्वांटिटी। अब ये जो टेबल मैं आपके साथ बना रही हूँ ये आपको क्रैम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी रैंडम वैल्यूज के साथ ये टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स से प्राइस ऑफ द गुड 10 रुपए है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 10 रुपए। अगर लेट्स से अगर एक मैगी का पैकेट है उसका प्राइस 10 रुपए है, जब मैगी का प्राइस 10 रुपए है आप जाकर 10 पैकेट मैगी के परचेज करते हैं। सब हाउ प्राइस ऑफ द मैगी क्या हो गया? बढ़कर 12 रुपए हो गया। जब मैगी का प्राइस 12 रुपए हो गया, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। तो लेट्स से हमने बोला कि अब आप 10 की जगह 8 पैकेट ऑफ मैगी परचेज कर रहे हैं। लाइक वाइज प्राइस फर्दर इंक्रीज किया, 12 से 14 रुपए हुआ। और अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? 6 होगी। प्राइस फर्दर इंक्रीज किया, 16 हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? 5 होगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, और इसी के साथ हम लोग क्या बनाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। और जब भी आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें, चाहे आप लॉ ऑफ डिमांड का कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टॉपिक के साथ कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप बनाएंगे आप वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या आता है सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में गलती से ये चीज छोड़ आए तो आप लोग समझिए कि आपका पेपर में डायग्राम क्रॉस हो सकती है। तो एक्स एक्सिस पे वी हैव द क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे वी हैव द प्राइस। और इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज द डिमांड कर्व। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इट इज नोन एज डिमांड कर्व। अब यहाँ पे टेबल पे वापस आइए। टेबल से मैं आपको सेकंड डेफिनेशन बताऊंगी। अगर आप 10 रुपए का प्राइस था मैगी का, उस समय आप 10 पैकेट मैगी के पर ले रहे थे, क्योंकि प्राइस तो आपको पता है चेंज हो सकता है। आप, हाँ, इनफैक्ट आपने मार्केट में देखा भी होगा, मैगी पहले स्टार्टिंग में 10 रुपए की मिल रही थी, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ, आप लोग देख रहे थे फ्लक्चुएशन। तो हम लोगों ने क्या बोल रहे हैं कि अगर मैगी के पैकेट का प्राइस 10 रुपए था, उस समय आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? उस समय आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10 पैकेट ऑफ मैगी। लेकिन अगर प्राइस जो है मैगी का वो कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। उस समय 12 रुपए के करस्पॉन्डिंग यू आर परचेजिंग 8 पैकेट्स ऑफ मैगी। 14 रुपीज के करस्पॉन्डिंग यू आर परचेजिंग 6 पैक्स ऑफ मैगी। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हम इस डिमांड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? प्लीज नोट डाउन। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग लिख ले। डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी is the amount of it, is the amount of it, amount of it
that a consumer that a consumer will purchase consumer will purchase at various given prices given at various given prices during a period of time. क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा डिमांड की डेफिनेशन कवर होगी, दोनों डेफिनेशन आपके साथ मैंने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया। फिर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड डिस्कस किए। और यहां से मैं आपको एक और चीज दिखा समझा दूं। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन देनी हो इसकी डिमांड फंक्शन की, तो हम किस तरीके से उसको भी देखेंगे, हम कैसे देखेंगे, इस टेबल की हेल्प से वो भी देखेंगे। और डिमांड फंक्शन होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, जब आप इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ये हमें क्या बताता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड और द एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो डिमांड फंक्शन क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट and the factors affecting it. अब यहाँ पे जितना भी हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग देखा, कौन कौन से फैक्टर्स थे उन्हीं को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, वही फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड, हमने क्या बोला, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज इक्वल टू एफ पी एक्स, दैट इज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, comma PR. PR is the price of the related goods, comma I, that is the income of the individual, E, that is the expenditure, that जिसको हम लोगों ने क्या लिखा था, advertisement expenditure, comma T, taste and preferences, and N stands for the number of people। क्योंकि हम लोगों ने किसके बारे में बात की, मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाया, दैट इज द इंडिविजुअल। लेकिन मार्केट के अंदर मुझे देखना है इस पर्टिकुलर पेन की कितनी डिमांड है। तो मैं कैसे देखूंगी, मैं देखूंगी कितने लोग इस पेन की डिमांड कर रहे हैं। एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ पीपल जो इस प्रोडक्ट की डिमांड करने वाले हैं। तो क्यू डी, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, इज इक्वल टू एफ पी एक्स स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पी आर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आएगा, जिसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आएगा। I stands for the income, E stands for the expenditure जिसको हमने advertisement expenditure बोला, T stands for the taste, N stands for the number of people। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, दिस इज द डिमांड फंक्शन। अब हम डिमांड फंक्शन हमें पता होना चाहिए, दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हमारा डिमांड फंक्शन लीनियर है। ठीक है, डिमांड फंक्शन जो है वो आपका लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। अगर आपका डिमांड फंक्शन लीनियर है, लीनियर का मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन, उस समय क्या होगा, उस समय हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको समझाऊंगी आपको बाय यूजिंग दैट टेबल। टेबल था हमारा ये। अब यहाँ पे डिमांड फंक्शन में हम क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप दिखाएंगे। किसके बीच में दिखाएंगे, क्वांटिटी एंड प्राइस के बीच में। यहाँ पे हमारा एक क्वांटिटी डिमांडेड आ गया। ठीक है, दिस इज क्यू डी, मेरा थोड़ा पेन आज काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, दिस इज क्यू डी इज इक्वल टू, मेरा प्राइस है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, हम माइनस लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप को जहां पे भी आपको दिखाना है आप कैसे लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाते हैं, माइनस लिख के,
क्यू डी दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बीपी। ठीक है, यहाँ पे हम मैंने कैसे दिखाया, ए माइनस बीपी, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बीपी। अब यहाँ पे लीनियर डिमांड फंक्शन पे आपको क्यू डी और बी सॉरी पी के बारे में तो क्लैरिटी होगी कि क्यू डी स्टैंड फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमें ए और बी भी तो दिख रहा है। अब ए अगर हम बात करें, डिमांड फंक्शन हमारा इस तरीके से है, तो ए जो है हमारा, ए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ए इज द इंटरसेप्ट टर्म। आप लोग जनरली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन याद है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं भी याद, ये मैथ्स वाली इक्वेशन है, तो जिसमें हम जो m था उसको तो स्लोप बोलते थे और c को हम क्या बोलते थे, y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट। मतलब इंटरसेप्ट का मतलब ये जो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस है ना, इस इंटरसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, इस डिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। और इसी को हम डिनोट करते हैं a से। किससे डिनोट करेंगे, a से, इस इक्वेशन में। और b जो है हमारा, b इज द स्लोप। स्लोप का मतलब कि क्या आपका जो ये लाइन बन रही है, ये जो आपकी कर्व बन रही है, ये आपका कितना, इसका एंगल क्या है, बेसिकली हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, मैं टेक्निकल लाइन टर्म्स में तो आपको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन स्लोप का मतलब यही होता है कि इसकी पोजीशन क्या है, क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अप्रोच कर रहा है या ये इसको वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम बी के बारे में बात करें, बी इज द स्लोप, तो ये इक्वेशन जो हमने लिखी क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये हमें बेसिकली बता क्या रही है, अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करें इस इक्वेशन की, ये हमें बता रही है कि अगर इकोनॉमी में मैगी का जो प्राइस था वो 12 रुपए था इनिशियली, 12 रुपए में लेट से जो आप कंज्यूम कर रहे थे 10 पैक ऑफ मैगी, लेकिन अगर समहाउ प्राइस ऑफ मैगी हम 1 रुपए कम कर दे, 11 रुपए करें, तो यहाँ पे 11 रुपए, 1 रुपए के फॉल करने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा, वो राइज करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो हमें यही बताता है कितने यूनिट्स राइज करेगा, इट राइजेस बाय बी यूनिट्स, बी दैट इज द स्लोप ऑफ द गुड, स्लोप ऑफ द कर्व। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसको लिख लीजिए, a 1 rupee fall in price of the commodity X will cause its quantity demanded to rise by B units of X and vice versa। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें। A 1 rupee fall in price of commodity X will cause its quantity demanded to rise by B units of X and vice versa। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया। तो ये था आपका डिमांड फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी कवर हो गया, हमारा व्हाट इज डिमांड भी कवर हो गया। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, दैट इज द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम दो चीजों पे बात करेंगे, नंबर वन इज द इनकम इफेक्ट एंड नंबर टू इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगी कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, और कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन निकलता है एग्जाम में, तो इस चीज को पे आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले अब हम देखेंगे इनकम इफेक्ट, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम इनकम इफेक्ट के बारे में बात करें, लेट से आपके प्रोडक्ट का प्राइस फॉल किया, प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट फॉल कर गया। जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट फॉल कर गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखेंगे कि आपकी पॉकेट में तो पैसा खर्चने के लिए ज्यादा बच गया, रियल इनकम इंक्रीज की। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास पॉकेट में है 5,000 रुपए, घर वालों ने बोला कि आप जाकर 5,000 रुपए की शॉपिंग कराइए। जब आप मार्केट के अंदर गए, आपने सोचा कि अच्छा 3 ड्रेसेस तो मेरी आ जाएंगी 5,000 रुपए के अंदर, लेकिन अब मार्केट के अंदर हुआ क्या, जैसे ही आप मार्केट के अंदर गए, तो आपने देखा कि अब सेल लगी हुई है, 50% ऑफ चल रहा है मार्केट के अंदर। तो 50% ऑफ चल रहा है मार्केट के अंदर, तो इट मीन्स अब आप उसी 5,000 में से 6 ड्रेसेस लेकर आए।
तो अब आपने क्या देखा कि पहले मैं सिर्फ 3 ड्रेसेस ले सकती थी, अब मेरे पास ऑप्शंस आ गए। 3 की जगह मैं 6 ड्रेसेस ले सकती हूँ, या 3 ड्रेसेस के साथ फुटवेयर ले सकती हूँ, या 3 ड्रेसेस के साथ मैं बैग परचेज कर सकती हूँ। मतलब यू हैव मेनी ऑप्शंस नाउ। तो अब आपका प्राइस फॉल किया, प्राइस फॉल करने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रियल इनकम, वो इंक्रीज कर गया, परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई। जब आपका रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई इकोनॉमी में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो प्रोडक्ट थी, आपकी जो ड्रेसेस थी, जो अब आप 3 की जगह 6 खरीद सकते हैं, वो बढ़ गई। तो क्यों हुआ? बिकॉज प्राइस फॉल किया। अब ये जो रियल इनकम इंक्रीज की और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या करी, इंक्रीज की। हमें इस रिलेशनशिप को देखना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को देखेंगे तो आपकी जब रियल इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी। मतलब वन साइड रिलेशन जा रहा है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर इसी के अपोजिट होता, प्राइस इंक्रीज कर जाता, प्राइस इंक्रीज करता, तो रियल इनकम क्या करती, आपकी फॉल करती। क्योंकि 5,000 आपके पास था, लेकिन अब जो ड्रेसेस आप लेने गए वो मार्केट के अंदर 3-3 हजार की मिलना स्टार्ट हो गई। तो अब क्या हो गया, 9,000 में आप 3 ड्रेसेस ले सकते हो। तो प्राइस इंक्रीज किया, रियल इनकम फॉल की, क्योंकि अब आप क्या करोगे, अब आप एक ही ड्रेस परचेज कर सकते हो, क्योंकि 5,000 के अंदर तो एक ही ड्रेस आएगी। तो रियल इनकम फॉल करके, रियल इनकम के फॉल करने से क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड भी फॉल किया। आप लेने तो 3 गए थे, लेकिन नाउ अब आपने क्या किया, अब आप एक ही ड्रेस के साथ वापस आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरी रियल इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड फिर से दोनों फॉल कर रहा है, वन डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन पे आपका रियल इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड मूव करता है, चाहे दोनों इंक्रीज करेंगे चाहे दोनों फॉल करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और याद रखना, इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट कैन बी नेगेटिव। और पॉजिटिव इनकम इफेक्ट किस केस में होता है? इट इज नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगी नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये याद रखिए, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो आप उनका कंजप्शन बढ़ाते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, रियल इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करें, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब अगर आपका प्राइस ऑफ गुड फॉल कर गया, प्राइस ऑफ गुड फॉल करने की वजह से रियल इनकम राइज कर गई, रियल इनकम के राइज करने की वजह से अब आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कंज्यूम करो। तो ये केस जो हमारा होता है, इट डिपेक्ट्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या डिपेक्ट करता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। और ये कहाँ पे हमें दिखाई देता है? ये हमें इंफीरियर गुड्स के केस में दिखाई देता है, इंफीरियर गुड्स। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि हमारा यहाँ पे रियल इनकम बढ़ी। अब हम कुछ और ऑल्टरनेट्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो लोग मोटे चावल खा रहे हैं या कोर्स ग्रेन खा रहे हैं, जैसे आपका मक्की का आटा हो गया या बाजरा हो गया, ठीक है। हेल्दी रीजन से नहीं मैं बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल उनका जो कोर्स है, खाना खाने की जो रूटीन है, वो अपने दिन में नॉर्मल व्हीट की जगह मिलेट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको हेल्दी के साथ मत वो कंफ्यूज करना। तो जो लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं, सम हाउ उनकी इनकम बढ़ी, घर में उनका जो बच्चा था वो कमाना स्टार्ट हो गया, वो अच्छी इनकम अर्न कर रहा है, वो अच्छी जगह जॉब करना स्टार्ट हो गया, नाउ इनकम बढ़ रही है घर पे। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शिफ्ट करेंगे किसी और फूड ग्रेन के ऊपर। ठीक है, करेंगे, वो तो मैंने आपको इनकम के साथ रिलेट किया समझाने के लिए सिर्फ, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मिलेट का प्राइस कम हो गया, तो अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास पैसा बच गया। उस पैसे को यूज करके आप वीट कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप सिर्फ मिलेट खुद खरीद रहे थे। अगर आपको अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप्स होती है, गवर्नमेंट अगर वहां पे आपको वो चीजें प्रोवाइड करे सस्ते में, तो अब आपके पास पैसा बच गया ना। पहले आप 100 रुपए कंज्यूम करते थे उसको खरीदने में,
लेकिन अब तो आपको सस्ते में मिल गया, गवर्नमेंट आपको 10 रुपए में वो प्रोवाइड करे, तो 90 रुपीज आपके पास बचे। अब जो 90 रुपीज आपके पास बचेंगे बिकॉज ऑफ दिस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, उसकी वजह से आप उस 90 रुपीज को यूज करके हो सकता है गेहूं लाना स्टार्ट करके घर के अंदर। तो ये चीज है नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जहां पे आपको रियल इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक अलग नेगेटिव रिलेशनशिप दिखे। ठीक है, दोनों इनवर्स डायरेक्शन पे जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो ये है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अगर अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या इनकम इफेक्ट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर होगा इनकम इफेक्ट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब हम नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड हमारा इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होगा, इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम इंफीरियर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारा इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। क्लियर? तो समझ आया आपको इनकम इफेक्ट। अब दूसरा हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमारा यहाँ से हमारे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करें, आप चाय और कॉफी की एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो फॉल कर गया, प्राइस ऑफ कॉफी अगर फॉल कर गया, तो नाउ इंस्टेड ऑफ टी आप क्या करेंगे, आप कंज्यूम करेंगे कॉफी। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप कंज्यूम करेंगे कॉफी। अगर आपके घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, आपको कॉफी सस्ती पड़ रही है, तो अब आप गेस्ट को भी कॉफी सर्व करने लगे हैं, तो आपके घर पे ओवरऑल कंजप्शन तो कॉफी की बढ़ रही है। तो आप लोगों ने देखा कि अंडर सब्स्टिट्यूशन गुड क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ एक कमोडिटी फॉल करेगा, तो पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड क्या करेगा, राइज करेगा। और आप लोग अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे इस रिलेशनशिप को, आपको क्या दिख रहा है, अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी, राइज करेगी। तो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। लाइकवाइज अगर मैं आपसे पूछूं, प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो राइज कर जाता, प्राइस ऑफ कॉफी राइज करता, तो क्या आप कॉफी की कंजप्शन को बढ़ाते या कम करते? आप बोलते कि हम तो कॉफी की कंजप्शन को कम करते। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी देखिए, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो करना, हमने कंज्यूम कम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा फॉल करेगा। तो यहां से याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयर आर टू रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। नंबर वन इज द इनकम इफेक्ट, नंबर टू इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और आप लोगों ने देखा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये हमें क्या बता रहा है, ये जो नेगेटिव है यही तो रिलेशनशिप बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन जो हमारा इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट में क्या है, इनकम इफेक्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्राइस ऑफ द गुड राइज किया, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर गई, ये देखा। ये तो आपका लॉ ऑफ डिमांड बनता है, बट कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, जब हम इंफीरियर गुड्स में बात करते हैं। लेकिन इकोनॉमी में याद रखना कि इंफीरियर गुड वाला केस भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो आउटवे कर जाता है इनकम इफेक्ट को। दैट्स वाई जो आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन है वो हमेशा हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड में हम इस तरीके से बात करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा था क्लास का, दैट इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहली जब हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हम वेबलन गुड्स के बारे में बात करते हैं।
वेबलन गुड्स में, ये एक इकोनॉमिस्ट थे वेबलन, उनके नाम पे इन गुड्स के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं गिब्सन गुड्स के बारे में। गिब्सन गुड्स में बहुत बार कंफ्यूजन भी आता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। वेबलन गुड्स और नंबर 2 इज द गिब्सन गुड्स। आपको वेबलन गुड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको गिब्सन गुड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप वेबलन गुड्स के बारे में बात करते हो, ये वो गुड्स हैं दैट आर हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर आप एप्पल फोन के बारे में बात करो, एप्पल फोन लेट से आपको 80,000 का कॉस्ट कर रहा है। अब हर बंदे की इनकम इतनी नहीं है कि वो 80,000 का जो फोन है वो अपने पास रख सके। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, पीपल आर ओनिंग दिस फोन। लोग खरीदते हैं इसको फोन, चाहे उनकी इनकम है या नहीं है। क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज उनको लगता है कि हमें एप्पल फोन रख के हमारा एक स्टेटस दिखाई देता है इकोनॉमी में। ठीक है, हमारा सॉरी सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस जो है वो दिखाई देता है। लाइक वाइज लोग, पीपल आर परचेजिंग गोल्ड। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें, गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट गोल्ड की जगह तो रिप्लेसमेंट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, लेकिन स्टिल पीपल आर परचेजिंग। ठीक है, एक तो इन्वेस्टमेंट रीजन है, लेकिन लोग खरीदते हैं, लोग पहन के रखते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज जो गोल्ड है उसके साथ एक प्रेस्टीज वैल्यू को एसोसिएट किया जाता है। लाइक वाइज डायमंड, अगर मैं डायमंड के बारे में बात करूं, डायमंड की तो कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी नहीं है। डायमंड की तो जो वर्थ है वो इंक्रीज भी नहीं करती विद टाइम। तो पीपल आर कंज्यूमिंग दीज आइटम, पीपल आर परचेजिंग दीज आइटम बिकॉज उनको लगता है कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होंगे तो सोसाइटी के अंदर पीपल विल रिस्पेक्ट अस। लोगों को लगेगा कि हम रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो गुड्स होते हैं जिनकी एक प्रेस्टीज वैल्यू होती है, दीज आर नोन एज वेबलन गुड्स। तो यहाँ पे अगर इन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं? पीपल आर कंज्यूमिंग, पीपल आर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर गुड। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। ठीक है, प्राइसेस, इफ प्राइस स्टार्ट राइजिंग तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आप लोग देख भी सकते हैं, अगर एप्पल के फोन का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, लेकिन और कोई और कंपनी आ जाती है जो नया मॉडल लेकर आती है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू है, लोग उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज अब एप्पल तो हर बंदा ले सकता है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है, ये गुड्स वो हैं जिनका अगर प्राइस राइज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी राइज होती है। नॉर्मली इसका इन्वर्स होता है। और एग्जाम्पल में अगर आप देना चाहें तो डायमंड है, मर्सिडीज है, दीज आर ऑल वेबलन गुड्स। नंबर 2 इज द गिफन गुड्स। गिफन गुड्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, यहाँ से चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। डिस्कस करने से पहले हम वापस से आएंगे नॉर्मल गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में। जब हम नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अगर हमारी इनकम राइज करेगी तो हम कंजप्शन ऑफ दीज गुड्स भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। मतलब इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। और इंफीरियर गुड्स में हम बोलते हैं ये वो गुड्स हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कंजप्शन फॉल करते हैं इन गुड्स की। इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वेयर एज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, जो आपका इनकम इफेक्ट है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन मैंने एक चीज आपको बोली कि वाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इसके पीछे का रीजन था हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या होता है? दैट इज ग्रेटर देन योर इनकम इफेक्ट। तो पॉजिटिव में तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, पॉजिटिव में तो दोनों तरीके से हमारा क्या हो रहा था? लॉ ऑफ डिमांड जो है, डिमांड कर्व हमारी नेगेटिव स्लोप कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आपको इंफीरियर वाला केस याद होगा तो इंफीरियर में क्या था? मेरा प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम हो गई थी। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये तो मेरा इस तरीके का रिलेशन है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, हमारा इस तरीके का है, पॉजिटिव स्लोप वाला रिलेशन है। लेकिन ऐसा नहीं हमारी डिमांड कर्व बनती, बिकॉज अगर हम इंफीरियर गुड्स के केस में देखेंगे तो हम बोलते थे कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दैट आउटवेज योर योर इनकम इफेक्ट। तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन योर इनकम इफेक्ट, जिसकी वजह से हम लोगों का
जो डिमांड कर्व है वो कैसी होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये तो आपको क्लियर है। लेकिन हमने क्या बोला, हमने बोला गिफन गुड्स, गिफन गुड को हम क्या बोलते हैं, गिफन गुड आर स्ट्रॉन्गली इंफीरियर गुड्स, स्ट्रॉन्गली इंफीरियर गुड्स, नंबर वन। और इनके केस में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो ऐसी नहीं होती, कैसी होती है, इट्स लाइक दिस, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज अगर हम गिफन गुड्स में बात करें तो वहां पे जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, बिकॉज दीज आर इंफीरियर गुड्स, जब इंफीरियर गुड्स हैं इनकम इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो हमारा गिफन गुड्स के केस में है वो तो है, वो आउटवे कर देता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ गिवन गुड जो आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं अभी आपको समझाऊंगी, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हम गिफन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें दो चीजों के बारे में देखना है, नंबर वन इज द इनकम इफेक्ट, नंबर टू इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे इनकम इफेक्ट से। देखिए गिफन गुड्स के बारे में अगर हम बात करें, ये बेसिकली असेंशियल आइटम्स है, किसके लिए, वेरी लो इनकम हाउस होल्ड्स, जो बहुत गरीब लोग हैं वो लोग इनको यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दे, जो गिफन ने भी एग्जाम्पल दी थी, उन्होंने बोला कि जो लो इनकम पीपल है वो ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली यूरोपियन इकोनॉमीज में अगर हम बात करें तो ब्रेड और मीट जो है वो उनके स्टेपल फूड आइटम्स हैं। उसमें से जो लो इनकम पीपल है वो प्रेफर करते हैं ब्रेड, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पाते मीट। तो उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए जो ब्रेड है वो क्या है, वो उनके लिए असेंशियल आइटम है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उनको बेसिक नेसेसिटी तो पूरी करनी है। तो ब्रेड क्या है उनके लिए, असेंशियल आइटम। जैसे ही प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इनकम इफेक्ट याद करिए, रियल इनकम जो इनकी है वो फॉल करेगी, बिकॉज अब इनको ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, रियल इनकम फॉल करेगी। नॉर्मली नॉर्मल गुड्स में क्या होता था, रियल इनकम फॉल करती थी तो क्या होता था, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी फॉल करती थी। लेकिन इंफीरियर गुड्स में इसका उल्टा होता है, रियल इनकम फॉल करेगी, अब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल नहीं करेगी, राइज करेगी। क्यों, बिकॉज अब जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा भी बचा है जिससे वो मीट ले लेते थे या कुछ भी ले लेते थे, अब उसकी जगह भी उनको क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, उसकी जगह पे उनको पे करना पड़ेगा फॉर ब्रेड। ठीक है, क्योंकि मीट इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा भी तो ध्यान में रखिए, मीट के जितना तो नहीं बढ़ेगा। तो अब जितने पैसे से वो मीट ले रहे थे इकोनॉमी के अंदर, अब उस पैसे को भी लेकर वो क्या करेंगे, वो इस ब्रेड की तरफ जाएंगे, बिकॉज उनको अपनी फैमिली का पेट तो भरना है। तो इन्होंने क्या किया, प्राइस इंक्रीज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। ये है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ गिफन गुड्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी कॉल इट नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या बोला, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, हम बोल रहे हैं प्राइस ऑफ ब्रेड राइज करेगा। तो प्राइस ऑफ ब्रेड के राइज करने की वजह से नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इनको रिड्यूस करना चाहिए था कंजप्शन ऑफ ब्रेड। लेकिन इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ ब्रेड, यहाँ पे क्या करेंगे, वो कंजप्शन ऑफ ब्रेड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेंगे, नॉर्मली होना चाहिए था कि ब्रेड की कंजप्शन फॉल होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। क्योंकि अब उनके पास उस पर्टिकुलर प्राइस सेट के अंदर तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये जो इफेक्ट है दैट इज वेरी वीक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव आइटम्स इन द इकोनॉमी। तो ये क्या करेंगे, ये वाला इफेक्ट तो फेल होता हुआ हमें दिखाई देगा, और जो इफेक्ट आएगा गिफन गुड्स के केस में वो किसकी वजह से आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इनकम इफेक्ट। किसकी वजह से, नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से। दैट्स वाई मैंने बोला नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको दो एक्सेप्शंस भी याद होनी चाहिए। अब रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। क्विक रिवीजन।
और रिवीजन के लिए आप लोग साइमल्टेनियसली कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अगर मैं आपसे डिमांड पूछूं, डिमांड में दो कौन से कंपोनेंट है? डिमांड में वी हैव टू कंपोनेंट्स। नंबर वन इज द डिजायर टू परचेज, नंबर टू इज द एबिलिटी टू परचेज। अगर हम डिमांड फंक्शन के बारे में बात करें, तो डिमांड फंक्शन में हम लोग डिमांड फंक्शन में क्या बताते हैं? रिलेशनशिप बताते हैं। किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व। तो अगर मैं आपसे डिमांड फंक्शन के बारे में पूछूं तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ, क्या क्या है हमारे फैक्टर्स? ठीक है, जल्दी बोलिए। प्राइस ऑफ द गुड, price of related commodities, advertisement expenditure, income, taste and preferences, n stands for the number of people. अगर हम लीनियर डिमांड फंक्शन हमें बनाना हो, लीनियर डिमांड फंक्शन के लिए वी हैव द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? Q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। और यहाँ पे अगर हम B के बारे में बात करें, B इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, B स्टैंड फॉर द स्लोप। B क्या है हमारे पास? स्लोप। ठीक है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करें, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डिमांड हमें बोलता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि अगर बाकी चीजों को हम वेरी करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसके अलावा क्या पढ़ा? हमने रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड पढ़े। रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजंस में हमने क्या देखा कि सबसे नॉर्मली होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे जो रीजन है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन योर इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे कर जाता है आपके इनकम इफेक्ट को, जिसकी वजह से हमारी डिमांड कर्व क्या होती है? नेगेटिव स्लोप करती है। अब एक्सेप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव टू एक्सेप्शन। नंबर वन इज द वेबलिन गुड्स और नंबर टू इज द गिफन गुड्स। मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू।